नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े और आज की दो सबसे बड़ी खबरों को जोड़कर और उसके साथ लगे हुए अलर्ट, जो स्टेपनी के रूप में अलर्ट चेतावनी लगी हुई है, उसको साथ में रखते हुए मिड डे मुद्दा आप देखिए हमारे साथ। दो बड़ी खबरें एक साथ। दिल्ली एनसीआर में मोदी के खिलाफ, मोदी की पॉलिसी जो विकसित भारत वाली पॉलिसीज है साहब की, उसके खिलाफ 20 लाख गाड़ियों का चक्का जाम। कल ही से पूरे दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, सब पूरे के पूरे एनसीआर में टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल व्हीकल, इनके चक्का जाम है। ये सब के सब बंद हैं हड़ताल पर। अब 20 लाख ये गाड़ियां उन्हीं में से नहीं है, ये उनसे अलग भी हैं। ये वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो दिल्ली में प्रवेश करते हैं, दिल्ली की बड़ी बड़ी मंडियों में ये सामान लोड अनलोड करते हैं, वो हैं। और 5 लाख पहले से जो काउंटिंग थी, जो गिनती आई थी, 5 लाख थे, यानी 25 लाख गाड़ियों का चक्का जाम। 5 लाख की डिमांड क्या थी, मैं क्लियर करता चलो शुरू में ही, लेकिन भाव को पहले ले आइए स्क्रीन पर ताकि विषय साथ साथ हम लोग लेके चले। स्वागत है भाव। 5 लाख की डिमांड थी कि 15 साल 14 साल से उनका किराया नहीं बढ़ा है और तेल के दाम रोज बढ़ा रहे हैं। 10 दिन में आज तीसरी बार है, जो दूसरी बड़ी खबर है, 10 दिन में आज तीसरी बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े। अब पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में 5 रुपए महंगे हो चुके, 5 रुपए दाम बढ़ाया जा चुका है। अब ये 90 पैसा, 87 पैसा, 3 रुपया, अब पता है 3 रुपया वाला झटका था, उस दिन भी हमने कहा था अब 90 रुपया 87 पैसा इसे 20 दिन बढ़ा देंगे, काम हो गए। 5 रुपया हो चुका आखिरकार। 5 रुपया बहुत होता है। अगर इस 5 रुपए का असर इस देश में समझाया जाए टेलीविजन पर मेलोडी के बजाय, तो इस देश के लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि इस 5 रुपए का इंपैक्ट उनके घर में कैसे पड़ेगा। उनके किचन से लेकर के और उनके ड्राइंग रूम तक हर जगह इसका असर पड़ेगा, दफ्तर तक हर जगह असर पड़ेगा है। तो 5 लाख इस वजह से चक्का जाम है। 20 लाख के चक्का जाम की वजह सुनेंगे तो आप और हैरान होंगे। ये ऑपरेटर्स वो हैं जिनको दिल्ली में कहा गया कि BS4 गाड़ियां नहीं खरीदोगे, BS4 प्रदूषण फैलाते हैं। अब BS6 खरीदो जो प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाते, प्रदूषण मुक्त है। BS6 खरीदी इन ऑपरेटर्स ने। BS6 के नाम पर गाड़ी पहले तो उन्होंने 12-12, 10-10 लाख रुपए महंगी ली। सिर्फ BS4 से BS6 हुआ, गाड़ी 10 लाख 12 लाख महंगी ली। अब दिल्ली में जब वो गाड़ियां प्रवेश करती हैं तो उनको पर्यावरण जो है क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति गाड़ी 4,000 रुपए देना पड़ता है। जबकि दिल्ली में देखिए कितना दोगलेपन की इंतहा देखिए। दिल्ली में ग्रेप 4 जब लागू होता है, मतलब पोल्यूशन बिल्कुल पीक पे जब होता है, तो ग्रेप लागू होने पर भी, ग्रेप सिस्टम लागू होने पर भी BS6 गाड़ियों को दिल्ली में छूट होती है, क्योंकि इसी यही बोल के खरीदवाया गया है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाती। और दिल्ली में जब वो घुसती हैं तो प्रदूषण क्षतिपूर्ति के लिए, मुआवजा के लिए, मुआवजा शुल्क 4,000 रुपए प्रति गाड़ी, 2600 था उसको 4,000 रुपए कर दिया। जब वो प्रदूषण नहीं फैलाती तो लेते किस लिए 4,000 हो? इससे बड़ा दोगलापन क्या होगा? यही सरकार तो है। इस सरकार पर प्रश्न इतना डीपली जाकर के कहां खोज करके कौन करने वाला है? मेलोडी खाओ, सब जान जाओ, मौज से चलते जाओ आगे। जो है इसमें और महत्वपूर्ण क्या है कि अगस्त तक, ये इंट्रो इसलिए क्योंकि विषय आज बहुत महत्वपूर्ण है। खाली ये नहीं कि हम हल्ला करने आ गए, महंगाई बढ़ी, विपक्ष खड़ा हो गया और सत्ताधारी बैठ गए। आप तकनीकी रूप से समझिए अपने देश के हालात। साथ में इंटरनेशनल अलर्ट आया है कि अगस्त तक अगर ये होर्मुज का समाधान नहीं हुआ तो दुनिया महामंदी में चली जाएगी, महामंदी। और आपके देश में जान ही रहे क्या हो रहा है, 4.5 घंटे की मीटिंग में खाली फोटो शूट हो जाता है, खत्म। महामंदी की तरफ दुनिया जाने वाली है। और अगस्त तक ये संकट खींचने की क्यों आशंका नजर आ रही है? क्योंकि हर दिन होर्मुज से बुरी खबरें आ रही हैं। होर्मुज से कल समंदर के बीच से 2 जहाज गायब हो, उनका आता है पता नहीं।
जहां पर खड़े जहाज गायब हो जा रहे हैं, वहां पर कैसे आवागमन सुचारू रूप से चलेगा? तो इतने सारे संकट के बीच 143 करोड़ भारतीयों का मालिक कौन है? अविनाशी के हाथ में कुछ है नहीं, अविनाशी ने विनाशी का रूप धारण कर लिया है। अब आप लोग राम नाम जपिए, वहीं से हो सकता है उद्धार हो, बाकी कुछ होने का चांस लग नहीं रहा। लाइए जरा विपक्ष, विपक्ष की भूमिका अपने आप में अद्भुत है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं, लाइए जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, 20 लाख गाड़ियों का चक्का जाम, जानिए क्या है मांगे। मैंने सब बता दिया है ओपनिंग में, इसलिए आगे उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आगे चलिए, अगली हेडलाइन। आम आदमी की जेब पर बड़ा झटका, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। आगे चलिए, चेंज करिए, टाइम बचाइए। दिल्ली में सीएनजी 1 रुपया महंगी, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, पहली बार 80 के पार। चलिए 80 के पार नारा लगाइए, इसे 400 पार, 80 पार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, सीएनजी ने भी दिया झटका। आगे चलिए। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तीसरी बार बढ़ाए, अब तक 5 रुपए की बढ़ोतरी। आगे चलिए। 3 बार में 5 रुपए बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में नए रेट्स। एक बार रेट्स दिखा दीजिए। दिल्ली को हम लोग पिछली बार कहे थे कि सेंचुरी से थोड़ी दूर है, अब एकदम सेंचुरी के मुहाने खड़ी है। अब अगर जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सौभाग्य कर लोग खड़ा, उसको समूचा बोल दो, तो समूचा 0.5 के बाद आगे गिना जाता है अगले वाले अंक में। तो 99.51 दिल्ली में हो चुका है, यानी 100 अब इसको मान लीजिए। दिल्ली हो गई। 99 रुपए 51 पैसा। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 64 पैसा। मुंबई में 108 रुपए 49 पैसा। चेन्नई में 105 रुपए 31 पैसा। और डीजल भी दिखा दीजिए। दिल्ली में 92 रुपए, चलाइए ऊपर चलाइए भाई। दिल्ली में 92 रुपए 49 पैसा। कोलकाता में 97 रुपए 2 पैसा। मुंबई में 95 रुपए 2 पैसा। और आखिर में चेन्नई है, चेन्नई में 96 रुपया 98 पैसा। अब जरा एक बार पब्लिक को सुना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है, पहले पब्लिक को सुना दें फिर आगे चलते हैं। इसकी आम जनता पे, ड्राइवरों पे असर पड़ा है, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, और आम लोगों पे तो इतना नहीं है जो अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं, लेकिन जो टैक्सी वाले 2-2, 3-3 बार भरानी पड़ती है, तो हम लोगों का किराया नहीं बढ़ रहा है। मान लो युद्ध जो इंडिया से बाहर जो युद्ध हुए हैं, ईरान इजराइल वगैरह के, तो उसका असर तो आएगा अपने भारत में भी, क्योंकि ये सीएनजी सब बाहर से आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि सीएनजी पे प्राइस बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल बढ़ा दो, लेकिन मेरा भी तो किराया बढ़ना चाहिए। हमारा बस एक ही सरकार से कहना है कि हमारा भी प्राइस बढ़ाया जाए, किराया बढ़ाया जाए। किराया कम मिल रहा है, एसी चल रही है गाड़ी में, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। और बस एक ही निवेदन है हमारा सरकार से हाथ जोड़ के कि ड्राइवरों की तरफ थोड़ा देखा जाए। हम लोग जैसे घर चला रहे हैं, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। एसी गाड़ी में 8 रुपए 9 रुपए किराया मिल रहा है, एसी चल रही है गाड़ी में। एक टैंक में 700-600 रुपए का फुल होता है, 1000-1200-1300 रुपए का काम कर पा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। इसलिए सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि हमारी ड्राइवरों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और किराया थोड़ा बढ़ाया जाए। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट तो डेली कम्यूट वालों को होगा, जिनका डेली ऑफिस जाना वगैरह होता है अपनी खुद की व्हीकल से। और बाकी मतलब करेंसी वगैरह, जिनका जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें मतलब सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बहुत देखने की बात है। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कोई दोहराया नहीं है कि क्या असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ता है इसमें। मतलब उनका अगर इसी में पेट्रोल में ही सारा खर्चा निकल जाएगा तो फिर अपना घर का कैसे वो पूरा करेंगे, मुश्किल बात है। देखो, हमें इतना पता नहीं लगता, बट जो और लो मतलब हम मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत फर्क पड़ेगा। पर फिर भी यार हमारे को भी थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 30 रुपए बहुत होते हैं, इनफ होते हैं ना। अभी तो सरकार की है, क्या बोल सकते हैं, करना तो पड़ेगा। गाड़ी चलानी है, घर खर्चा चलाना है, सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए हैं, सब चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो कैसे चलेगा घर। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए ना सरकार को भी। अब हम भी कितना ही करेंगे, कॉम्प्रोमाइज हम भी कितना करेंगे, आप सोचो ना। बस इसी चक्कर में महंगाई बढ़ी रही है डे बाय डे, और पहले 3 रुपए बढ़े, फिर कुछ पैसे, आज फिर 87 पैसे बढ़ गए। तो महंगाई बढ़ी रही है, अभी अच्छी बात तो नहीं है।
है तो हर आम आदमी की जेब पे फर्क तो पड़ता ही है, ट्रैवल करना, कम्यूट करना, ट्रांसपोर्ट, तो हर चीज़ महंगी होगी। सरकार को देखना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि ये सब ना हो और महंगाई कम हो, स्पेशली डीजल। पेट्रोल तो चलो है ही है, पेट्रोल इंडिविजुअल बंदे के लिए, डीजल तो लेकिन कमर्शियल व्हीकल भी चलते हैं, तो उससे हर चीज़ की ही महंगाई बढ़ जाती है जब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो सरकार को देखना चाहिए, इसे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत असर पड़ेगा इससे, रसोई पे सभी पे असर पड़ता है, घर की आर्थिक स्थिति में भी फर्क पड़ता है, सभी जगह फर्क पड़ता है। सर पहले था 104 रुपये 77 पैसे, फिर हुआ 108 रुपये 96 पैसे, अब हुआ है 109 रुपये पॉइंट 89। डीजल पे पहले सर 90 रुपये 29 पैसे था, फिर 94 रुपये 13 पैसे हुआ, अभी 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 93 रुपये 13 पैसे है, 95 रुपये 13 पैसे। इसमें एक बाइट बड़ा महत्वपूर्ण था कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि युवा ने कहा हम कितना कंप्रोमाइज करें। आपको ज्यादा नहीं कंप्रोमाइज करना, बस उतने करना है जितना मोदी जी ने किया है, उतना कर लोगे सुखी रहो। भाऊ, एक तरफ 25 लाख गाड़ियां बंद हैं, चक्का जाम है, वो 25 लाख गाड़ियां नहीं, 25 लाख परिवार हैं, वो गाड़ियां 25 लाख परिवार पालती हैं, वो ड्राइवर्स हैं, उनके पास ऐसा नहीं है कि अडानी जैसे ग्रीन एनर्जी अलग है, अडानी ग्रीन अलग है, अडानी इंफ्रा अलग है, अडानी पोर्ट्स अलग हैं, और ये उनके सर पर, ये कहते हैं इसके, उनके सर पर ये नंगा नाच कर रहे हैं, फिर बढ़ा दिए तेल का दाम। मुझे लगता है कि जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने यहाँ टैक्सी और ट्रैवल्स है, उतना ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी टैक्सी और ट्रैवल्स है, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो मैं इसको आंकड़ा कम से कम डबल मानता हूँ, क्योंकि हम लगातार ट्रैवल करते हैं। जरूरी नहीं कि हमको, सरकार के पास वो आंकड़े हैं टैक्सियों के, आशीष जी, जिनके टैक्सी परमिट लिए हुए हैं, लेकिन इस देश में प्राइवेट गाड़ियां भी टैक्सी परमिट के साथ चलती है, क्योंकि टैक्सी परमिट के लिए इंटरस्टेट रोड टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस देने होते हैं, और प्राइवेट गाड़ी थ्रू आउट इंडिया घूम सकती है, उसको एंट्री टैक्स दे, मतलब जो कमर्शियल गाड़ी का टैक्स है जो उसको नहीं लगता। लेकिन लोग कई बार प्रीफर इसलिए करते हैं टैक्सी के लिए कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस टैक्सी में आपकी इंश्योरेंस क्लेम में बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे, आप प्राइवेट गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन जितना मैं घूमता हूँ, या जो लोग हमारे दर्शक भी जो घूमते होंगे, उन्हें पता है कि टैक्सी के नंबर और मतलब बिना टैक्सी के नंबर की गाड़ियां पैरेलल चलती है। तो यदि ये 25 लाख बोलते हैं तो मैं ये आंकड़ा 50 लाख का बोलता हूँ। करोड़ों लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। मैं ऑर्गेनाइज्ड ऐप की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ कि जो ओला उबेर जो सहकार करके जो सरकार ने निकाली है, इनका अल्टीमेटली प्राइसिंग काय पे होगा? पेट्रोलिंग पे होगा, फ्यूल पे होगा, क्योंकि किसी भी गाड़ी का जो ट्रैवल का है वो डिप्रिसिएशन गाड़ी का या टायर का डिप्रिसिएशन या ड्राइवर अपनी दिहाड़ी, ये बहुत उसका जो कंपोनेंट है टोटल भाड़े का बहुत कम होता है। मैं इसको 40% बोलता हूँ, लेकिन 60% जो टैक्सी का जो खर्चा है वो फ्यूल पे है, जो पेट्रोल डीजल या सीएनजी पे चलती है। सवाल ये है कि यदि पिछले कई सालों से आपने ये भाव बढ़ाए नहीं और एकदम एकाएक आप भाव बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको भाव बढ़ाने होंगे। और फिर एक और बात है कि आप मुझे बताइए, टैक्सी के भाव सरकार जब बढ़ाती है तो बेकायदा एक कमेटी बनती है, वो कमेटी स्टडी करती है, फिर वो एवरेज देखती है, नई गाड़ियां जो आई है, पुरानी गाड़ियां कितने साल में फेज आउट हुई है, कई फैक्टर्स होते हैं जब किराया तय होता है। शहर की डेंसिटी कैसी है, उसमें कितना ट्रैफिक जाम रहता है, ये सारी बातें करके जब टैक्सी का किराया तय होता है उसमें टाइम लगता है। सरकार जो भी करना है एक बार भाव बढ़ा के नक्की करे। सरकार को यदि लगता है कि उनको अभी आज के रेट में कम से कम 17 रुपए बढ़ाने के बाद ही आपको लगता है कि आप जो ऑयल कंपनियों के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा सा मतलब वो एट लेवल हो जाएगा, जीरो लेवल हो जाएगा। तो आपने 5 रुपए बढ़ाए, अभी 12 रुपए और बढ़ाने होंगे तो इकट्ठा बढ़ा दो ताकि सभी को अपना अपना हिसाब कर ले। ऑफिस जाने वाले लोग हिसाब कर ले, टैक्सी बसेस जो है, स्टेट गवर्नमेंट की बसेस है, कई जगह स्टेट ट्रांसपोर्ट है, वो भी
उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स है आज के डेट में कि कैसा करना। ये तमाम चीजें आपको करनी होगी और इसको अकाउंट में लेना होगा। आप यदि सोचते हैं कि स्लो पॉइजन देके आप लोगों को समझेंगे कि यार लोगों को आदत डलवा दो, पहले 3 रुपए का झटका दिया, फिर 90 पैसे का दिया, फिर 87 पैसे का दिया, फिर 1 रुपए 10 पैसे का दोगे, ऐसा कर करके आप क्या करोगे? आप एक अराजकता फैला रहे हो, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मेरे कल तक मैं जो 3 रुपए के हिसाब से मेरा खर्चा जोड़ रहा था, आज वो 5 रुपए हो गया 10 दिन में। फिर से मुझे अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ी कि घर में कितनी 2 गाड़ी है तो भाई एक ही चलाओ, कम से कम जाओ, घर से ही काम करने का करो तो ऑफिस भी क्यों जाओ। ये तमाम चीजें कोई आदमी प्लान करता है, उस डोमेस्टिक प्लानिंग कोई आदमी का पारिवारिक प्लानिंग हो ही नहीं सकता। बसें जो चलती है इंटरस्टेट बसें, वो कोई गंगा जल से नहीं चलती ना भैया, गोमूत्र से नहीं चलती, वो डीजल से चलती है। मुझे बताइए स्टेट ट्रांसपोर्ट भी कितना भार उठाएगा? कब तक बोलेगा कि मैं भाव नहीं बढ़ रहा हूँ? चलो 3 रुपए ऑब्जर्व कर दिए, यदि 17 रुपए बढ़े तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो इसका भाव का शॉक ऑब्जर्वर जो अपना ऑब्जर्व करेगा, बोलेगा नहीं हम घाटा सहन कर लेंगे? कोई घाटा नहीं सहन करेगा। इस देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं जिसपे कर्जा नहीं, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी ट्रांसपोर्ट जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो घाटे का सौदा नहीं हो रहा है। कुछ लोग सोशल सर्विस करके कर रहे हैं, कुछ राज्यों में तो स्टेट ट्रांसपोर्ट बैन ही कर दिया, उन्हें खत्म ही कर दिया, सब प्राइवेट सेक्टर के भरोसे कर दिया है, मनमानी तरीके से किराए वसूले जा रहे हैं। और इन सारी बातों को आम आदमी का मोबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब मोबिलिटी खत्म हो जाएगी क्या करेगा? मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा आदमी भी जो है, आज एक ड्राइवर है, अब एक सपोज एक ड्राइवर है, मेरे घर में एक ड्राइवर आता है, वो अपने मोटरसाइकिल से आता है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां तो ड्राइवर रहेगा नहीं, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग जहां मिला वहां से आएगा वो मुझे बोलेगा मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। अब मैं पूछूंगा उसको कि भाई पेट्रोल बढ़ गया है, तेरे को क्या है? पेट्रोल पंप पे मैं पैसा दे रहा हूं, तू थोड़ी दे रहा है। वो बोलता है मैं भी तो मोटरसाइकिल से आता हूं फिर घर से, मुझे भी तो उसका पैसा देना पड़ेगा। इतने मल्टी लेवल इसके रिपरकेशंस है। हमारे यहाँ मेड आती है, उसका बच्चा जाता है स्कूल, वो स्कूल में बस में जाता है, स्कूल वालों ने बोल दिया कि बस का किराया बढ़ेगा अभी, वो मेड कहां से करेगी? वो मेड चिक चिक करने कि हमारा भी पैसा बढ़ा दो, बहुत महंगाई हो गई, स्कूल के बच्चे का देखो इतना हो गया, अभी आ गया वहां से बच्चे का मैसेज आ गया कि इतना पैसा लगेगा अभी स्कूल बस का। ये मैं मोटे मोटे तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और शहर में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं जिनको पता भी नहीं कि गाड़ी का एवरेज क्या है उनके आज के डेट में। उनको ये भी पता नहीं कि उनका ड्राइवर का घर कैसा चलता है। साहब का ड्राइवर है, बड़ा आदमी है, या तो नेताओं के ड्राइवर लोकसभा का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं, कई बार तो मंत्री बनते हैं। हमारे महाराष्ट्र में परंपरा है मंत्रियों के पीए मंत्री बने हैं, फिर चाहे शरद पवार के यहाँ हो या फिर प्रमोद महाजन के यहाँ हो या देवेंद्र फडणवीस का भी एक पीए था, वो बताइए वो विधायक बन गया, उसका नाम भी वानखड़ी है। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे वो लोग हैं जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं जिनपे एवरेज देखा नहीं जाता। एक मिडिल क्लास आदमी मोटरसाइकिल लेता है तो क्यों? हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल बेचती थी तो क्या कहती थी? 80 किलोमीटर पर घंटे का, उसका टैगलाइन था। इकोनॉमी हम पहला बोलते कि एवरेज कह देती है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है, उसके लिए कार एक बहुत बड़ा सपना है, पहले हो गया एक कार। बड़े लोगों को क्या, जो डिफेंडर में चलते हैं उनको क्या मतलब है भाई? जो फॉर्च्यून में चलते हैं, मैंने बोला ना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर्च्यून के लिए फ्री बिना इंटरेस्ट का लोन दे रही है विधायकों को। अब वो फॉर्च्यून का क्या एवरेज होगा, उनको क्या फर्क पड़ता है? तो आज हमारे जितने भी कैबिनेट में लोग बैठे उन्हें फर्क पड़ता है, हमारे विधायकों को फर्क पड़ता है, हमारे सांसदों को फर्क पड़ता है। कोई बोले मेरे को फर्क पड़ता है। किसी भी सांसद का हाथ पकड़ के पूछो तेरे गाड़ी का एवरेज क्या, नहीं बता पाएगा वो। पड़ता है आम आदमी को फर्क, इसकी किसी को चिंता नहीं है। टैक्सी वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीएनजी भी चला रहे हो, और सरकार तो हर मद में पैसा ले रहा है। आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आपको रोड टैक्स पूरे लाइफ भर का देना पड़ता है, उसके बाद रोड पर चले तो टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल कितने साल तक ये पता नहीं। 1 लाख करोड़ का रोड होगा, 5 लाख करोड़ टोल इकट्ठा होता है इसमें। तेल में टैक्स अभी हटा दिया जाए तो ये तेल जो है 45-50 रुपए का पड़ेगा। सब तो टैक्स है। मैं बता रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, रिफाइनिंग की कौन सी ऐसी मशीन बदल गई है कि जिससे आपका रिफाइनिंग का चार्जेस बढ़ गए ज्यादा? मनमोहन सिंह के टाइम पे 120-125 करोड़ गया था, जो आज भी नहीं गया है।
120 करोड़ पे भी यदि 65 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, 60 रुपए में मिल रहा था, आज हम क्यों 100 रुपए दे रहे हैं? क्या हाँ, है एकदम स्ट्रक्चर? अभी देखिए स्ट्रक्चर देखिए भाई साहब, हाँ 45% जो है कीमत, पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 45% चार्जेस तो रिफाइनिंग चार्जेस है, 10% कमर्शियल वो कमीशन है डीलर का, पेट्रोलियम डीलर का। 100 रुपए का आप पेट्रोल डालते हो तो 10 रुपए का डीलर उसको मिलता है, कमीशन मिलता है। उसके बाद 20% जो है वो स्टेट के टैक्सेस है, 25% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, 45 और 55% तो ये ड्यूटियां ही हैं। आपने सही कहा, सारी ड्यूटियां खत्म करें तो 40-45 रुपए में आ जाएगा पेट्रोल। हाँ 5%, 5 रुपया लीटर रोड टैक्स है, रोड टैक्स। टोल पे भी हाँ। रोड ही टैक्स लेते हो, जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तब भी रोड टैक्स लेते हो, और हर लीटर तेल पे 5 रुपया रोड टैक्स ले रहे हो, हर लीटर तेल पे। खैर, मैं आगे अब चलते हैं जरा। पॉलिटिशियंस की बाइट में सुनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं है, सब एकदम इस देश में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये सबसे नकारा इस देश में नेता है। इस देश को नेताओं से मुक्ति चाहिए, लेकिन फिर भी सुन लीजिए जरा, सुनिए विपक्ष के हैं लोग, कम से कम आलोचना कर रहे हैं, कड़ी आलोचना, कड़ी नहीं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक महीने में तीसरी बार बढ़े हैं, वो भी चुनाव के बाद, और हो सकता है आगे और बढ़े, क्योंकि हमारे पेट्रोल और डीजल हमको कहां से लेना है, तेल कहां से लेना है, इसका फैसला आज अमेरिका करता है। अभी ईरान के विदेश मंत्री ने कहा हम तो सस्ते में तेल देने को तैयार है, लेकिन अमेरिका मना करता है, भारत को लेने नहीं देता है। रूस से हमको अगर खरीदना है तो अमेरिका से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, वो कहते हैं अच्छा 1 महीने के लिए लो। अब उनके जो विदेश सचिव हैं रूबियो, वो घोषणा कर रहे हैं कि वेनेजुएला के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं वो यहाँ आने वाली हैं। हमारा विदेश मंत्रालय नहीं कह रहा है, वो हमें बता रहे हैं कि वो आने वाली हैं, और वो चाहते हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें। तो जब सारे बड़े फैसले अमेरिका में लिए जा रहे हैं, तो हमको सरकार से पूछना चाहिए कि आप देश की जनता के लिए कहां तक उसके हक में फैसले लेने के लिए आजाद हैं। अगला, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए जो है उनको बेवकूफ बना सकते हैं, पर सभी समय के लिए सभी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये बात आज सच साबित हो रही है। 12 साल पहले जब भाजपा की जो है केंद्र में सरकार बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय दुनिया में जो पेट्रोल का जो पर बैरल जो रेट था वो भी उस समय भी और आज के डेट में भी वही है। उस समय 108 था, आज भी 108 के आसपास ही है। और उस समय रेट जब कांग्रेस की थी सरकार, तो उसमें जो है 55 रुपये और 50 रुपये पे था। परंतु जैसे ये सरकार में आए, ये हर साल इसको बढ़ाते गए और आज जो है 100 से ऊपर पार हो गया। तो उस समय भी जब परिस्थितियां ऐसी थी, और तब भी ये जो है वादा तो कर गए थे कि 55 को 40 कर देंगे, पर उल्टा जो है 55 से 100 पार कर गए। अभी आने वाले समय में ये 150 पार होने वाला है। और क्या ड्रामे कर रहे हैं बताइए ये। और जब इनकी नीतियां गलत रही, इनकी विदेश नीति फेल होगी, आर्थिक नीति फेल होगी, और जब ये डिलीवर नहीं कर सके, आज देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों से कह रहे हैं कि पेट्रोल को कम खपत करो, कह रहे हैं कि आप गहने जो है शादियों में मत दो। फ्यूल की जरूरत है इनको भी। अब बाइट में सुनाइए, अगली खबर पे आ जाइए। आशीष जी, उसके पहले मैं कुछ डाटा बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डाटा ये है इस खबर के पहले कि मैंने अभी पूरा कैलकुलेशन किया। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड आता है, ठीक है। यदि क्रूड की प्राइस आज का जो रेट है, उस रेट से इंडियन रुपीस में 1 लीटर क्रूड मुझे 51 रुपए का पड़ता है। 51 रुपए का 1 लीटर क्रूड। यदि 1 लीटर क्रूड 51 रुपए का पड़ता है, उसमें आधा लीटर पेट्रोल निकलता है, उसमें 300 ग्राम डीजल निकलता है, उसमें केरोसिन 120 मिलीलीटर निकलता है, उसमें एलपीजी 100 मिलीलीटर निकलता है, और बाकी प्लास्टिक वगैरह सारे प्रोडक्ट 120 मिलीलीटर निकलते हैं। ये उसका ब्रेकअप है। तो ऑन एन एवरेज मुझे
आज के डेट में ये 50 रुपए के आसपास पेट्रोल पड़ता है रिफाइंड। रिफाइनिंग के चार्जेस आप 45% लगा रहे हो, बाकी टैक्सेस से आप देख लीजिए। 45 रुपए का तेल जो है आज मेरे को कितने 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 का पड़ रहा है? वही 45-50 हमने एक दिन पूरा एक एक पार्ट दिया था। मैं तो अभी इसीलिए मैं गया कि भाई एक बैरल में कितना क्रूड आता है और एक क्रूड में कितना डीजल और पेट्रोल निकलता है, सारा कैलकुलेशन मैं लेके बैठा हूं, क्योंकि ये आने में इसलिए कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि आने वाला समय इससे वर्स्ट जाएगा। ये 140 रुपए तक जाएगा, $140 पर बैरल तक, क्योंकि हार्मोज कंट्रोल नहीं हो रहा है। खबर जरूर है कि हार्मोज से 35 जहाज निकले, लेकिन वो टैक्स देके निकले। हार्मोज ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। टैक्स तक हेवी है कि वो टैक्स काय पे जुड़ेगा। जैसा हमारे राज्यों के और केंद्र सरकार के टैक्सेस इतने ज्यादा है कि ये 52 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में जा रहा है, 107 रुपए में जा रहा है। वैसे जब हार्मुज से निकलेगा तो वो टैक्स देगा हार्मुज वालों को, IRGC को। अमेरिका बोलता है मत दो, इनके क्या बाप का जाता है, वो तो बैठा है दूर। जो लोग भूखे मर के कतार में क्या करेगा? पेट्रोल डीजल थोड़ी खाएगा, गैस से थोड़ी पेट भरेगा, उसको तो अपना गैस बेच के पैसे से बाकी चीजें लेनी है। तो इसका लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ गया। और ये वॉर का जब तक युद्ध का छाया बना रहेगा तब तक इंश्योरेंस का प्रीमियम स्काई रॉकेट गया है। छाया बना रहेगा क्या? देखिए मैं वही दिखाने वाला था अगला। लाओ भैया दिखाओ जरा, लाओ खबर लाओ, फटाफट स्क्रीन पे लाओ जल्दी। देखिए खाड़ी में 2 जहाज लापता, इराक ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। 2 मालवाहक जहाजों के लापता होने से समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक ने ब्रिज 1 और ब्रिज 2 नाम के बोलिविया झंडे वाले जहाजों की तलाश के लिए अपने समुद्री कंट्रोल और सर्च रेस्क्यू टीमों को सक्रिय कर दिया है। कई खाड़ी बंदरगाहों और जहाज मालिकों ने इराक से संपर्क कर जानकारी मांगी है, क्योंकि दोनों जहाजों से संपर्क टूट गया है। इराकी अधिकारियों ने कहा कि ये जहाज उनकी समुद्री सीमा में दाखिल नहीं हुए और किसी तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं मिला है। फिलहाल सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए दोनों जहाजों की तलाश जारी है। ये कंडीशन है होर्मुज में। और आगे चलिए, अब इसके आगे चलिए, खबर की गंभीरता। जब होर्मुज की हालत ये रहेगी तो आगे देखिए क्या होगा। 2008 का रिप्ले, अगस्त तक होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो महामंदी होगी। ये सबसे बड़ी चेतावनी है कि अगर अगस्त तक बंद रहा तो महामंदी। और ये रिपोर्ट किसकी है मैं ये बता देता हूं। ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कि किसी भारत में किसी ने कहो कि राहुल गांधी की रिपोर्ट है, अखिलेश यादव की, विपक्षी नेताओं की नहीं। ये रिपोर्ट है रेडिसन एनर्जी ग्रुप की। रेडिसन एनर्जी ग्रुप ने कहा है कि अगर अगस्त तक ये रूट बंद रहा तो दुनिया में 2007-8 में जो आर्थिक मंदी आई थी उससे बड़ी मंदी आ सकती है। रेडिसन की रिपोर्ट है ये। कंपनी ने कहा कि कई प्रमुख पूर्वानुमान लगाने वालों को एक डर है, उन्हें इस साल ग्लोबल डिमांड में खास तरह की गिरावट की आशंका है। फरवरी के अंत से तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं और युद्ध कारण है युद्ध, महंगाई में बढ़ोतरी और विकास में मंदी की आशंका को बहुत तगड़ा बढ़ा दिया है इस रिपोर्ट ने। आगे चलिए, अभी एक और जोड़ दे इसमें तब इकट्ठे आते हैं। अच्छा पहले इसी पर रुकिए एक मिनट, अगर दिक्कत है पहले इसी पर। भाऊ कुछ अता पता नहीं है कि कब ये होगा, युद्ध खत्म होगा, कब होर्मुज खुलेगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी या भारत सरकार की तरफ से कोई क्लियर नहीं। ये सरकार की नाकामी और मूर्ख लोग बैठे हैं सत्ता में जो ये बोलते हैं कि हमें पता नहीं। मैं तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी, मैं मतलब मुझे अभी दया आ रही है उनके सोचने पे। जब ईरान युद्ध लड़ रहा था, युद्ध में कौन लड़ता है आशीष? युद्ध कौन लड़ रहा है? कल वियतनाम यदि युद्ध में जाएगा तो हम सोचेंगे कि 20 साल तक लड़ सकते हैं। आदमी इतिहास देखिए, ईरान का इतिहास देखिए, ईरान और इराक का युद्ध 10 साल तक चला था। वो 8-8, 9-9 साल का युद्ध लड़ने के आदी है, वो सरेंडर वाले नहीं है। या वो भारत पाकिस्तान नहीं है कि जिसको ट्रंप डांट दे और चुप हो जाए। ये मामला बहुत टेढ़ा फंसा हुआ है।
इजराइल ने बड़े प्लानिंग के साथ एप्स्टीन को वहां प्लांट किया, एप्स्टीन के जरिए सारी चीजें हासिल की, और अब वो तमाम एप्स्टीन में जो अटके हुए लोग, व्याभिचारी लोग हैं, उनको नचा रहा है वो। इसमें भारत के लोग हो या फिर अमेरिका के लोग हो। आप बताइए, अमेरिका की जनता चाहती है युद्ध, नहीं चाहती है? अमेरिका की कांग्रेस युद्ध चाहती है, नहीं चाहती है? रिपब्लिकन पार्टी के लोग चाहते हैं युद्ध, नहीं चाहते हैं? आर्मी के लोग, आर्मी के कमांडर्स युद्ध चाहते हैं, नहीं चाहते? कमांडर बदले गए, मंत्री बदले गए, एडवाइजर्स बदले गए, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते। इजराइल में भी लोग युद्ध नहीं चाहते। इजराइल का जो मुखिया है नेतन्याहू, उसको लगता है मैं सत्ता से उतरूंगा तो जेल जाऊंगा। वो जेल में जाने के लिए युद्ध थोप रहा है। इजराइल का अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका उसके इशारों पे नाच रहा है और भुगत सारा देश रहा है, जग पूरी दुनिया भुगत रही है। सबसे ज्यादा, दुनिया से ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है, पूरे दुनिया का। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि अरे दुनिया क्यों कहते हो भैया, जो लोग हार्मुज से पेट्रोल नहीं लेते, अरे भाई हार्मुज से 20% तेल का यदि ट्रैफिकिंग रुक जाता है तो टोटल सप्लाई चेन में जो आपूर्ति है वो 20% घट रही है। आप इमेजिन करिए, घर में 10 रोटी खाने वाले 10 लोग हैं और 8 ही रोटी आ गई तो 2 लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, तो रोटी के लिए छीना झपटी होगी। वैसे छीना झपटी के चक्कर में रेट बढ़ रहे हैं ऑयल के, क्रूड ऑयल के। और भारत सबसे ज्यादा मरता है क्योंकि हमारा 60 से 70% वहां से आ रहा है, 80 से 85% हमारा गैस आ रहा है। हम कहां मर रहे हैं हम जानते हैं ना। दूसरी जो हमारे को मार पड़ रही है वो हमारे नेताओं की मूर्खता से और इनके स्वार्थी व्यवहारों से, इन्हीं के मक्कारी से, असली इन्हीं के मक्कारी इनके मक्कारी से, क्योंकि हमको तेल हमारे करेंसी में मिलता, हमारा डॉलर नहीं जाता। आज वस्तुस्थिति है आशीष जी, आज आरबीआई के पास कोई भंडारण नहीं है ज्यादा। आप इस पे मत इतराइए कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का बोनस दिया गवर्नमेंट को। आरबीआई के डायरेक्टर ने नोट नहीं कुछ घर में बुने हैं या सब्जी बेच के नहीं पैसा इकट्ठा किया, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है जो जा रहा है। बैंक हर जगह में पैसा मांग रही है। पहले जो हुआ करता था कि बैंक की तरफ देखा तो तुरंत मैसेज आ गया कि तो 2 रुपए कट गए, बैंक को देखने के 2 रुपए लगते। ऐसा बैंकिंग सिस्टम एक लूट का अड्डा बना रखा है सारे नेशनलाइज बैंक को, प्राइवेट बैंक को, हर चीज में पैसा। सिंपल सा उदाहरण है, मेरा एक सेविंग अकाउंट है, मैं मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे निकालने के लिए गया, मेरा चेकबुक खत्म हो गया, मैंने चेक को अप्लाई किया, बोले 1 वीक बाद आएगा। 1 वीक बाद आएगा तो क्या करूंगा? तो मैंने बोला मुझे अभी पैसा निकालना है, तो बोले वो एक चेक ले लो, रिक्वेस्ट करके चेक ले लिया। जब मैं पैसा निकालने गया तो उसने कहा कि आपको इसका 2.5 रुपए चार्ज लगेगा। मैंने एक चेक का? बोले हाँ, एक चेक का 2.5 रुपए चार्ज है आपका। चेकबुक का अलग पैसा लगता है, किस बात का पैसा नहीं लगता है? अगली बार तो आप इतना भी जाके खड़े हो जाओ बैंक में तो बोलेंगे एसी में खड़े हो गए, आने और जाने का आपको यहाँ 2 घंटे रुके तो 2 घंटे का आपको 200 रुपए देना पड़ेगा, अपने अकाउंट से कट जाएगा। कहां से आरबीआई कमा रही है पैसा? कौन सा आरबीआई इन्वेस्ट कर रही है पैसा, कहां जो कमा रही है? कुल मिलाकर लूट है, लूट। और उसके बाद क्या है, हमारे पास फॉरेन कोई, मतलब मैं बता रहा हूं फॉरेन रिजर्व से मुझे बहुत बड़े अधिकारी ने बताया। मैंने आपको पिछले शो में बता भी दिया था कि फ्राइडे रिपोर्टिंग कितना बड़ा फ्रॉड है। उसके चलते क्या है, डॉलर की निकासी हो रही है, तेल हर जगह डॉलर से ला रहे हैं। या एंकर और एंकर ने हम मूर्ख बना रहे देश को। वेनेजुएला से आ रहा है, वेनेजुएला से आ रहा है। अरे वेनेजुएला में अभी ऑयल कंपनियां ठीक से ऑयल निकाल नहीं पा रही है क्योंकि इतने सालों से उसमें सैंक्शन लगे हुए थे, वो जंग खा के मजते रही, कई जगह ऑयल वेल बंद पड़ी है उनकी। उसको मिलियंस ऑफ डॉलर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका काम चल रहा है। जो वेनेजुएला का ऑयल है वो इस क्वालिटी का नहीं है कि जो हमारे यहाँ रिफाइन हो जाए। ये मैंने आपको जो एवरेज बताया कि 1 लीटर में 1 लीटर क्रूड में 500 मिलीलीटर में आधा लीटर पेट्रोल निकलता है, ये मैंने उस क्वालिटी का बताया जो उच्च क्वालिटी का है, जो ईरान से आता है। 3rd रेट क्वालिटी का यदि आए तो उसमें भी उसका एवरेज कम बैठेगा। वेनेजुएला कितना दूर है? ये तमाम भाजपा के प्रवक्ता को पूछता हूं मैं, पड़ोस के घर में है कि आपका वेनेजुएला? यूं हाथ डाला और बकेट से निकाल लिया। ईरान कितना दूर है, रशिया कितना दूर है और वेनेजुएला कितना दूर है? जरा देखिए दूरी किसको कहते हैं।
अमेरिका अपने माथे सब स्टैंडर्ड क्रूड डाल रहा है और हम ले रहे हैं। हर जगह डॉलर देना पड़ रहा है। जहां रुपया में हमको मिल रहा था, ईरान से मिल रहा था, रशिया से मिल रहा था, वो हमको बाप को पूछना पड़ रहा है कि ले कि नहीं ले। कब तक बाप को बाप माने भाई? बाप सीने में बैठ के तुम्हारे तांडव कर रहा है, आप तो उससे नमस्ते करो कि हम रशिया से लेंगे, हम ईरान से लेंगे, तुमको जो करना सो करो। अरे बाप कौन बनाया? वो देश का बाप थोड़ो है। बाप कोई भी बना ले अपने। कैसा क्योंकि बाप? इनको लगता था कि नेहरू की विदेश नीति खराब, कांग्रेस की विदेश नीति खराब, हम आए हैं, अटल जी की विदेश नीति खराब, नहीं लगता अब था हमारी इनके विदेश नीति कर्म होनी है। चाहिए, हमारे खुद के नाम से विदेश नीति चलनी चाहिए। अरे पहले समझो, समझ में आती नहीं कोई चीज, जाके टॉफी दे दी, यहाँ पे लोगों के महिमा मंडन करवाया, मेलोडी खाओ मेलोडी खाओ, आपको लगता हो गया? जब आप मेलोडी खिला रहे थे तब आपके जहाज रुके हुए थे वहां पे। आज आदमी मरेगा, मेरा किसान मरेगा, मेरा मेरा दिहाड़ी मजदूर मरेगा। और जब महंगाई भयानक होती है, अराजकता मचती है आशीष जी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, लूटपाट बढ़ती है, सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। और इनमें सिर्फ ये भुगतना हमको पड़ता है क्योंकि हम हमारे पैसे से देते हैं। अभी आज ही खबर है कि वो रेखा गुप्ता कहीं गई थी कोई मुआयना करने, पूरे गाड़ियों का काफिला लेके गई। अरे सब जगह लेके जा रहे हैं भाऊ, कहाँ एक एक गिनाओगे? सारे मक्कारों की फौजें सब लेके जा रहे हैं। अब मक्कारों को टाइमली हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अब एग्जाम्पल, जब इतनी बात हुई है, मोदी जी की बैठक के भीतर से एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर यह है कि 4 मंत्रालय उन्होंने बताए हैं कि ये टॉप परफॉर्मर मंत्रालय है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिनका है वो 4 मंत्रालय का नाम सुन लीजिए, दर्शक भी सुन लें। वो 4 मंत्रालय हैं। पहला कोयला मंत्रालय, उसका परफॉर्मेंस अच्छा, परफॉर्मेंस का आधार यह है कि उस शिकायतों का निस्तारण किए हैं। तो कोयला मंत्रालय, अडानी को कोई शिकायत नहीं आई, तो कोयला मंत्रालय अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा ऊर्जा मंत्रालय पूरा का पूरा अडानी, खट्टर साहब को बैठा रखा गया। तो ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, अडानी ने शिकायत नहीं की, कहा ये सब अच्छे बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों अच्छे मंत्रालय हो गए, ठीक है। उसके बाद आप सुनिए, उपभोक्ता मामलों मंत्रालय, प्रहलाद जोशी वाला। उपभोक्ता मामलों मंत्रालय का काम क्या होता है? वस्तुओं के जो जरूरी वस्तु हैं उनके कीमतों पर नियंत्रण रखना। आप सोचिए, आज हम देश में महंगाई पर डिबेट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की बैठक में उसको अच्छे परफॉर्मेंस का तमगा मिल रहा है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला मंत्रालय है। जिस देश में मुद्रास्फीति, महंगाई, ये अब संकट बन के आ रहा है, उस देश में उसी को, यहाँ पर इनाम भी उसी को मिलता है कि तुम्हारे मुंह पर लो, हम तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, तुम करो महंगाई, जिसकी जिम्मेदारी है रोकने, हम उसको इनाम देंगे, उसको परफॉर्म करने का दिया गया है जिम्मेदारी। उसके बाद है चौथा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक एग्जाम्पल बता देता हूं, बाकी छोड़ दीजिए देश के भीतर क्या हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारियों में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय, जैसे WHO के साथ समन्वय। भारत में हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार जितना काम करती है, करीब करीब उतने काम WHO करता रहा है। WHO भारत में जो सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर में से सबसे बड़ा काम है वो है वैक्सीनेशन का। पूरे भारत में वैक्सीनेशन का ग्रास रूट लेवल तक की मॉनिटरिंग का जिम्मा WHO उठा रखा था। WHO पूरे पूरी मॉनिटरिंग करता था। WHO ने बंद कर दिया, भारत में प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। भारत में WHO का प्रोजेक्ट बंद हो गया। वहां पर ब्लॉक लेवल तक के मॉनिटर होते थे, ब्लॉक मॉनिटर, उसके बाद उसको बंद कर दिया। जो जिले में एक WHO का अफसर बैठता था, वो CMO के पैरेलल होता था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो जिले का प्रमुख होता है हेल्थ का, उसके समानांतर WHO का एक अफसर बैठता था मॉनिटरिंग के लिए। वो CMO से ज्यादा सैलरी भी लेता था, सुविधाएं भी उसको WHO देता था। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया, टॉप टू बॉटम। और केवल बंद होने से स्वास्थ्य के प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा वो छोड़ दीजिए। WHO में एक जिले में 50 लोग को रोजगार था। पूरे देश में ये 1000 की संख्या, या हो सकता है मतलब 50,000 की संख्या हो जो एकाएक बेरोजगार हो गए, एकाएक।
उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, एकाएक बेरोजगार हो गए। उस मंत्रालय को अच्छा परफॉर्म करने का मंत्रालय नहीं, आपने 4 मंत्रालय के नाम लिए, मुझे थोड़ा सा डाउट है। मैं मतलब कई बार क्या होता है, आप इतना पढ़ते रहते हो ना सुबह 6 बजे से, तो कई बार आदमी ने आगे पीछे तो नहीं पढ़ लिया आपने। ये नीचे से 4 तो नहीं थे? नहीं नहीं, ऊपर वाले 4 है, क्योंकि ये नीचे से 4 है परफॉर्मेंस से, ये चारों परफॉर्मेंस से नीचे से है। नहीं तो फिर एक समय दे तो आप रोज एक एक मंत्रालय पे एक एक स्टोरी करें, एक वीडियो बनाए इस मंत्रालय का परफॉर्मेंस क्या है, प्रधानमंत्री किस चश्मे से देख रहे हैं इनको। और स्वास्थ्य इसमें मंत्रालय सुनने के बाद तो मुझे जरूर लगा कि नीचे से ही होंगे। इसमें एक जो है छूट गया मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इसलिए उसको पता नहीं क्यों नहीं रखा। सोचिए, वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आएगी, ये नहीं, तो बता फिर रहा है अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कल उसने बताया, अमेरिका में ही बैठ के बताया, भारत रवाना होने से पहले उससे सवाल जवाब हो रहा था, तो उसने बताया कि भारत की सारी ऊर्जा जरूरतें पूरा करने के लिए हम तैयार हैं, और वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत जा रही है। मतलब भारत कौन आ रहा है, अब यह भी अमेरिका से बताया जा रहा है, अरे मोदी जी, पेट्रोल की कमी है, पानी अभी है, भिजवाएं हम चुल्लू भर भिजवा दे, कहो बोतल भर, बाल्टी भर भिजवा दे। बताओ कौन हमारे देश में आएगा, ये भी अमेरिका से बताया जा रहा है। चलिए इजाजत दीजिए, और भी अभी खबरें महत्वपूर्ण बची हुई हैं, वो भी लेकर के आते हैं। धन्यवाद लेकिन भाऊ। निकलने के पहले, क्योंकि महंगाई और आर्थिक व्यवस्था पे बात हो रही थी, मैं एक वार्निंग देके जा रहा हूं। जो बड़े बड़े 3-4 बड़े टॉप मोस्ट अधिकारियों से मेरी बात हुई है पिछले 2 दिनों में, और शेयर बाजार में जो सबसे बड़े प्लेयर है उनसे बात हुई है। इस देश में 8-10 दिन के अंदर यदि वित्तीय इमरजेंसी लागू हो गई, वित्तीय आपातकाल लागू हो गया, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए, तो बहुत बड़ी चेतावनी है, इस चेतावनी पर फिर और अपडेट लेकर के आप लाना भी पड़ेगा डिटेल में। हमें अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ।